हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस दरबार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन। 13 अगस्त है आज और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ को देखेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होगा। तो सभी लोगों को मालूम ही है कि हमारा जो सेशन रहता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है उसको भी हम देखते हुए चलते हैं, एंड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए, अंत तक जाइए। आपको अगर लगता है कि कुछ बदलाव चाहिए, आपको कुछ और ऐड करना है कंटेंट, तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे, मेरे क्लास के बच्चे ने बताया कि उसको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं जोड़ दूं, तो मैं आपके उस कमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ और जल्द ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे और एक एक करके सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। देखिए, सेंटर ने एक बहुत बड़ी स्पेंडिंग की है, 1.16 लाख करोड़ स्टेट को दिया है, ठीक है ना। तो क्या ये जो अमाउंट दिया जा रहा है इसका क्या बेनिफिट है और ये कैसे दिया जा रहा है? तो देखिए, 2 मंथ के ड्यूज़ के बाद ऐसा नहीं कि सेंटर ने का मन किया चलो कुछ पैसे स्टेट को बांटते हैं तो उन्होंने बांटा है, ऐसा नहीं है। जो स्टेट का ही अधिकार था वही उसको दिया गया है 2 महीने के बाद। 1.16 लाख करोड़ रुपीस का ये जीएसटी कंपनसेशन है। जीएसटी कंपनसेशन पिछले 2 महीने से नहीं दिया जा पा रहा था, उसकी वजह से जो स्टेट है उनके साथ दिक्कतें आ रही थी, वो स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे थे, कंस्ट्रेंट आ रहा था, और इस वजह से अभी जीएसटी कंपनसेशन का पैसा रिलीज किया गया है। तो जीएसटी कंपनसेशन है क्या? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अभी, हालांकि डिटेल में जीएसटी के बारे में बताऊंगी, यहाँ पे कंपनसेशन के बारे में बताती हूँ। जब जीएसटी लागू किया गया था ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था, आपको याद होगा ये एक 1 नेशन 1 टैक्स का फॉर्मूला था, है ना। जीएसटी अगर आए तो आप सबसे पहले आपको याद रखना है 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो जब ये लाया गया तो स्टेट गवर्नमेंट पहले तो परेशान हो रही थी कि क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, फिर स्टेट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये कहा कि अगर मेरा फ़ायदा नहीं होगा तो, अगर मेरे को जितना टैक्स अभी आ रहा है, यानी जीएसटी के पहले जो टैक्स आ रहा है राज्य के पास, अगर जीएसटी के लागू होने के बाद उतना टैक्स नहीं आया तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा निगोशिएट किया था, और निगोशिएट करते हुए ये बोला था कि अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं आता है जितना आपके पास आना चाहिए तो आपको हम कंपनसेशन देंगे 5 साल तक। तो आप में से किसी को भी याद है कि जीएसटी लागू कब हुआ है? जीएसटी लागू कब हुआ है, कौन से साल में लागू हुआ है? याद है कि 2017 में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। तो 16 से प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, 17 में ये लागू हो गया, और 5 साल तक कंपनसेशन दिया जाएगा राज्यों को जिनके पास की टैक्स नहीं आता है पूरी तरीके से वहाँ पे। तो अब उसमें क्या हो रहा है, अभी बीच में महामारी आ गई, कोविड आ गया, इकोनॉमी एकदम डाउन चल रहा था, उसके पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रखा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं कि वो सही तरीके से समय पर राज्य को पैसा दे पाए। इसके चक्कर में दोनों में आपस में थोड़ी अनबन सी बनी रहती है। तो यही है जीएसटी कंपनसेशन। आइए डिटेल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, वस्तु और सेवा कर की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में। इसको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों जगह पे रखेंगे, लेकिन आप नोट्स एक ही जगह बनाइए। पेपर 2 में क्योंकि ये कानून है, ठीक है, पेपर 3 में क्योंकि ये टैक्सेशन की बात करता है। तो इकोनॉमी में टैक्सेशन आता है, इसीलिए इकोनॉमी में भी इसको हम ऐड करेंगे। सो जीएसटी क्या है, इसको देखिए। आप में से एक बच्चे का क्वेरी आया था कि मैम गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी बॉडीज क्या होती हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, जो भी एक्ट, जो भी कानून संविधान को अमेंड करके लाया गया है या फिर जब संविधान बना था तभी से जुड़ा हुआ है, वो संवैधानिक निकाय होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी, ठीक है ना। तो और जिसको कि बाद में जोड़ा गया है, मान लीजिए किसी पार्लियामेंट के एक्ट से जोड़ा, जैसे पार्लियामेंट में कोई नॉर्मल सा एक्ट पास किया गया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ,
कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं किया गया, बस एक नया एक्ट बना दिया गया और उसको जोड़ दिया गया, तो वो स्टेटरी हो जाता है, उसको गैर संवैधानिक निकाय बोलेंगे। ठीक है, तो जीएसटी किस तरीके का है? जीएसटी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, इसको लाया गया था। 2016 का एक्ट है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये 101 क्या है? 101वां संविधान क्यों बोल रहे हैं? यानी हमारे संविधान को अभी तक वैसे तो 106 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा भी फिगर है तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो अमेंडमेंट है वो 106 तक किया जा चुका है। आपको मालूम है कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन का कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है अभी तक? सिर्फ और सिर्फ 7 बार। अमेरिका का जो इतना पुराना संविधान है उसमें सिर्फ 7 बार अमेंडमेंट हुआ है, जबकि भारत में लगातार बदलाव होता चला रहा है। सिचुएशन के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से इसको बदला जा रहा है। तो ये जो 101वां संविधान संशोधन था, वहां पर जीएसटी को इंक्लूड किया गया, वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया। नारा क्या दिया गया? 1 नेशन 1 टैक्स। पूरे देश में एक ही तरीके का टैक्सेशन सिस्टम होगा, अलग अलग नहीं होगा। और इस टैक्सेशन सिस्टम ने क्या किया, जो छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के टैक्स लिए जाते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, इन सभी को, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एक में ही मिला दिया गया। जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, अप्रत्यक्ष कर, किसी को मालूम है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? डू यू रिमेंबर क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट टैक्स शॉर्ट में डीटी, प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स आईटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आप, जब ये व्यक्ति है, ठीक है, जब व्यक्ति सीधे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो वो डायरेक्ट टैक्स है, बीच में कोई वाया मीडिया नहीं है। आपकी इनकम 10 लाख रुपए हुई, 10 लाख रुपए का आपने 30% अमाउंट कहाँ दे दिया? सरकार को दे दिया, तो ये क्या हुआ? ये आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। आईटी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, ये आप व्यक्ति हैं और आपने किसी गुड्स पर, किसी सर्विस पर टैक्स पे किया, नमक खरीद के लाए, उस पर 0.1 रुपीज़ का टैक्स पे किया, और फिर ये टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचा, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना? तो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। और ये एसेंशियली ए कंजम्पशन टैक्स एंड इज लेविड ऑन द फाइनल कंजम्पशन पॉइंट। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो टैक्स लगता है वो जहाँ पे ये पहुँच जाता है डेस्टिनेशन पर, वहाँ लगता है, और इसको शुरू में नहीं लगाया था, वो उपभोग बिंदु, अंतिम उपभोग बिंदु पर फाइनल कंजम्पशन टैक्स ये होता है। ठीक है, तो देखिए कब क्या क्या दाम बढ़े, किसका दाम घटा। जीएसटी टैक्स, जीएसटी में क्या क्या आ जाता है? लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्टोरियो, ये सब ध्यान में रखेंगे, याद रखने वाली चीज़ें हैं सारी, कि जीएसटी ने कितने सारे टैक्स को अपने अंदर समा लिया। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर अंडर द जीएसटी, किस टाइप का स्ट्रक्चर है? तो मैंने भी बताया आपको तुरंत ही, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब जीएसटी के अंदर आता है। अब जो स्टेट जीएसटी है, सेंटर जीएसटी में एक्साइज वगैरह आ गया, स्टेट में क्या क्या आता है? लग्जरी टैक्स आ जाता है, वीएटी आ जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है ना, समझ आ रहा है? देखिए बहुत परेशान नहीं होना है, इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा चैप्टर टैक्सेशन का आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर में रोज़ ही कुछ ना कुछ टैक्सेशन पर आता ही है। इसीलिए आप जब थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तो आप करंट के न्यूज़ को समझ पाएंगे, इसीलिए आपको हम लोग बेसिक्स बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, आपको मोटे तौर पर जानना है कि ये टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। और टैक्स कैसे होगा? सरकार 2 तरीके की है ना आपके पास, एक केंद्र में है और एक राज्य में है। तो कुछ टैक्स राज्य सरकार लेगी, कुछ टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेगी। अब चूंकि सारे टैक्स को जीएसटी में मिला दिया गया, तो जो राज्य लेती होगी वो भी इसमें मिल जाएगा, जो सेंटर लेता होगा वो भी इसमें मिल जाएगा। अब जब ये सारा टैक्स एक जगह मिल गया तो उसका डिवीजन भी तो ज़रूरी है ना, उसका कोऑर्डिनेशन भी तो ज़रूरी है। जैसे कि आपके घर का सारा पैसा आपके चाचा कमा रहे हैं, पापा कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, सारा पैसा आपके दादाजी के पास जाके इकट्ठा हो जा रहा है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो दादाजी उसी हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे, क्योंकि आपको भी अपने खर्चे हैं, आपको बाहर जाना है, मार्केट जाना है, कपड़े खरीदने हैं। तो वैसे ही जीएसटी में एक साथ सारे टैक्स आ गए और उसके बाद इसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है।
राज्य और केंद्र के बीच में। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लैब बनाए गए टैक्सेशन का, कौन से सामान है जो 5% के स्लैब में आएंगे, मतलब किस सामान पर टैक्स 5% लगेगा, यानी कि बहुत कम लग रहा होगा, कौन सा सामान है जिसपे 28% टैक्स लगेगा। तो ज़्यादातर जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे आप महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद के लाओ, मूवी देखने के लिए जाओ, होटल में खाना खाने जाओ, तो आपका टैक्स 28% का लगता है, सब पे अलग अलग रहता है। तो टैक्स बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं वो सेवा का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और वो फिर एलीट क्लास के लिए बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से टैक्स को बांटा जाता है कि गरीबों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और अमीरों के लिए भी बहुत नुकसानदेह ना हो। क्या कारण था, कारण अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। चूंकि अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे पहले, तो उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत होता था, ठीक है ना। और कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब कि बहुत सारे चेन्स जुड़े हुए होते थे, एक के बाद एक के बाद एक था, और उसमें पैसे लोगों के ज़्यादा लगते थे, कई बार सरकार का नुकसान भी हो जाता था, सारे ही लोग टैक्स बचाने में लगे रहते थे। तो इस तरीके से बहुत हौच पौच था। आप सोचो ना कि आपके यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हों, सारे सामान हों लेकिन बिखरे हुए हों, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे में कई बार क्या होता है, कुछ सामान टूट जाते हैं, कुछ आपको मिल नहीं पाते। तो इसीलिए इस कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन को ख़त्म करने के लिए एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लाया गया, ताकि जो बाहर की कंपनियां, देखिए याद रखिएगा, आपके देश में या आपके घर में वही लोग आएंगे जिनको लगता है कि आप बहुत ही अरेंज हो, आप बहुत ही सुलझे हुए हो, आपके पास आने से कोई फ़ायदा होगा उनका। तो आपके देश में वही लोग इन्वेस्ट करेंगे, वही कंपनियां आके इन्वेस्ट करेंगी जिनको कि लगेगा कि आपके यहाँ का जो सिस्टम है वो आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो जब यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। तो इसीलिए टैक्सेशन सिस्टम को हमेशा, एक चीज़ और बताती हूँ, याद रखिएगा, इकोनॉमी में हमेशा एक चीज़ को देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इकोनॉमी क्या होता है, कुछ इनकमिंग फिर कुछ आउटगोइंग, तो दोनों को जब हम देखते हैं, दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके से जब बाहर के यहाँ का सिस्टम आसान रहेगा, टैक्स पे करने में दिक्कतें नहीं हैं, लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सहारा नहीं लेना पड़ता है, तो फिर बाहर की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करना चाहेंगी। तो कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स और रीजंस थे जिसकी वजह से एक टैक्सेशन सिस्टम को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको याद होगा, हमारे द देन फाइनेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, बट ये जो ब्रेन चाइल्ड था, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे अरुण जेटली साहब ने बहुत जी जान लगाया और फिर इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में वो काफ़ी कामयाब रहे थे, सफल रहे थे। तो अरुण जेटली साहब एक बहुत ही अच्छे और दूरदर्शी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आप उनको जान सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सारा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो टैक्स होता है उसमें मान लीजिए किसी ने पहले से टैक्स पे कर दिया, कुछ सामान खरीदा, उस पर टैक्स दे दिया, जबकि ये तो जो जीएसटी है वो जब आउटपुट होता है, जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ना, तब टैक्स लिया जाता है। तो फिर इस टैक्स को जाकर के लोग सरकार से वापस ले लेते हैं, भाई हमने इनपुट पर टैक्स दे दिया था तो आप हमें उसको वापस दे दो, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। देखिए थोड़ा और ईजिली समझाती हूँ क्या है इसका मतलब। जैसे कि आप मेरे पास आए कि भाई मेरे को सामान दे दीजिए, मैंने आपको एक सामान दे दिया, रॉ मटेरियल, मैंने आपको जूट दे दिया और जूट पर मैंने आपसे टैक्स ले लिया। लेकिन जब वो जूट एक पूरे बोरे के रूप में बना या उसका कोई सामान बना, तो जो लोगों ने उस चीज़ को खरीदा, जूट के सामान को खरीदा, उसने भी टैक्स पे किया। अब आप मेरे पास आ सकते हैं कि भाई मेरा वाला जो टैक्स था दे दीजिए मुझे, क्योंकि आपको ऑलरेडी टैक्स उसका मिल चुका है, तो मैं आपको वो टैक्स दे दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, वापस कर दूंगी, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाया गया। देखिए किसी भी आप नए चीज़ को ला रहे हैं तो उसके जो सुरक्षा है और उसका जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है, रिकमेंडेशन है, उसके लिए आपको एक एजेंसी बनानी पड़ेगी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या हुआ, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसमें एक पूरी काउंसिल बनी जहाँ पे कि राज्य और यूनियन दोनों गवर्नमेंट शामिल होते हैं, ठीक है। और इसको आर्टिकल 279A में रखा गया है।
अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वो है एक्ट है तो इसको कहाँ रखा गया, आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल है, ये याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल कहाँ पर है, आर्टिकल 279A। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जाहिर तौर पर ठीक तरीके से सारे कानून का इम्प्लीमेंटेशन, हार्मोनाइज बनाया जाए, पूरे नेशनल मार्केट को इक्वल किया जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो वितरण है वो अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इसके पास भी कई सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये लोग आपस में मिलते हैं, एक मीटिंग करते हैं, इसमें कुछ वोटिंग राइट्स भी होते हैं, किसके पास कितने वोटिंग राइट्स हैं, सेंटर के पास कितना अधिकार होगा, ये सब। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू और फाइनेंस विल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ काउंसिल। फाइनेंस मिनिस्टर जो भारत के होंगे वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त केंद्रीय मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और बाकी जो स्टेट के मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब वोटिंग राइट कैसे होता है, मान लीजिए हम 4 लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो मेरा जो मैं वोट करूंगी तो उसका कितना माना जाएगा, चारों मिलके वोट करेंगे तो कितना माना जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब वो वोट करेगी उसको 1/3 वेटेज मिलेगा, पूरे का 1/3 वेटेज, यानी 100% अगर है तो यहाँ पे 33% वेटेज किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, अगर उनका वोट आ जाता है तो। और बाकी जो राज्य सरकार है उनको 2/3 वेटेज दिया जाएगा, तो बाकी जो 66% बचा वो राज्य सरकार के हिस्से में गया। तो आई होप क्लियर है ना सारा जीएसटी के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके क्या रिकमेंडेशंस होते हैं, कैसे काम करती है। तो जाहिर तौर पर ये सभी को जो टैक्स है, सेस, सरचार्ज, किसी को मालूम है सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, लिख लीजिए, सेस और सरचार्ज क्या होते हैं, है ना। सेस एंड सरचार्ज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सेस वो होता है जो कि बता करके लिया जाता है। ठीक है, आपने देखा हो कहीं पर कि उपकर और अधिभार, है ना, उपकर और अधिभार। तो ये जो सेस है उसको आपको बोला कि भाई एजुकेशन के लिए हमें आपसे 5% टैक्स चाहिए, हम सेस लगा रहे हैं, एजुकेशन पर हम सेस लगा रहे हैं। तो ये हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए प्लीज़, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वहाँ यूपीएससी बैठ के हिंदी का ट्रांसलेशन हर चीज़ में करेगी। तो जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो इंग्लिश के, खासकर इकोनॉमी में इंग्लिश के टर्म्स को ज़रूर जानते रहिए, क्योंकि जब आप पीटी का पेपर देने जाएंगे ना तो दिमाग चकरा जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन ही हिंदी में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश मालूम है तो आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे। इसीलिए इंग्लिश के कुछ शब्द याद रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, शब्द को समझने के लिए बोल रही हूँ। सेस का क्या मतलब है कि जिसको बता करके लिया जाए, एजुकेशन पर, कोविड से प्रभावित लोगों के ऊपर, उनको मदद करने के लिए, एनवायरनमेंट के ऊपर, किसी भी चीज़ पर लिया जा सकता है। सरचार्ज वो टैक्स होता है जिसको बताया नहीं जाता, है ना, वो बाद में जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको किसी एक प्रोजेक्ट में दे दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या हुआ, जीएसटी के आने के बाद क्या क्या चीज़ों में बदलाव आ सकता है। तो मैंने बोला था ना, बूस्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, बाहर के जो विदेशी निवेश को बढ़ाएगा, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएगा, कैंपेन को बढ़ाएगा, रिड्यूस करेगा करप्शन को, भ्रष्टाचार को कम करेगा। आप ही देख ही रहे हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं बचा पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी को जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा है। जीएसटी नंबर लेने के बाद टैक्स देना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। सो सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाएगा, माध्यमिक क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, जो आपका टैक्स कॉम्प्लायंस है उसका पालन करेगा, उसको सही करेगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। कुछ इश्यूज़ भी हैं, इश्यूज़ में आपको क्लियर ही है कि कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम, इन सब को बाहर कर दिया गया है, तो उसके भी अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से, पूरा डिटेल में पढ़िए। इसका आंसर दिया हुआ है, बट आप इसका आंसर अगर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगला न्यूज़ है G20 के ऊपर, ग्लोबल विजन फॉर G20। G20 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 2022 का जो मीटिंग है वो इटली में होने जा रहा है। तो G20 के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का, जिसमें EU भी शामिल हैं। 19 देशों का एक समूह है, अनौपचारिक समूह है, जिसमें यूरोपीय यूनियन संघ भी शामिल हैं।
यूरोपियन यूनियन मतलब अपने आप को एक पूरा कंट्री मानता है, ठीक है ना। और यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो G20 जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आप टोटल देखेंगे तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन शामिल है। जाहिर तौर पर बड़े बड़े देश हैं इसमें तो सारे ही होंगे ना। 85% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका। अब देखिए 2020 में सऊदी अरब में हुआ था ये मीटिंग, G20 की मीटिंग। 21 में इटली और 23 में कहाँ, इंडिया में होने जा रहा है। तो इसीलिए आपके लिए G20 बहुत ज़रूरी है। ओके, ये सारे देश हैं, नाम याद रख लेंगे G20 कंट्रीज़ का। वैसे एक बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन, एग्जैक्टली पूछ लिया गया था इसमें से कौन से देश G20 नेशन में है नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में 2022 में कि कौन कौन से ऐसे समूह हैं जिसमें भारत है, भारत इसका हिस्सा है। G20, MCTR और NSG। आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से में भारत शामिल है, किसमें नहीं है। आपके नए CJI अपॉइंट किए जा चुके हैं और ये इनका नंबर है 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस UU ललित। याद रखिएगा पूरा ये कंपोजिशन है जुडिशरी का। सुप्रीम कोर्ट आता है, इसके नीचे हाई कोर्ट, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। जब आप पॉलिटी में जुडिशरी पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं ना वो सारे ही कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। ये सारे कोर्ट GST सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ पे आपको CJI के बारे में बताया गया, चूंकि CJI अपॉइंट हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको रोस्टर का मास्टर यानी मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहते हैं। रोस्टर क्या होता है? रोस्टर एक ऐसा है जहाँ पे कि सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, उसको रोस्टर कहते हैं। और रोस्टर का मास्टर कौन होता है? CJI होता है, यानी कि सारे महत्वपूर्ण अधिकार CJI के पास हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास हैं। आर्टिकल 124(2) में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जिनको कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ओके, प्लीज रिमेंबर। और इसके बारे में जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप CJI बनना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है, तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन अगर आप हैं, और उसके बाद आपको कार्य करना पड़ेगा 5 साल तक हाई कोर्ट में या फिर एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में। तो इस तरीके से इसके जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें मिनिमम एज नहीं दिया गया है, आप 35 साल में भी बन सकते हैं CJI, 25 साल में बन सकते हैं, लेकिन जो इसका मैक्सिमम एज है रिटायरमेंट का वो 65 साल दिया गया है। हाई कोर्ट का कितना है? हाई कोर्ट का बताएंगे कमेंट करके। हाई कोर्ट का जो मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट है वो क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फंक्शंस, इनके क्या कार्य हैं, इसके बारे में यहाँ पे नोट आपको करना है पूरा। आर्टिकल 145 सारे इनके ड्यूटीज़ को बताता है कि CJI के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, क्या होगा, ये सब इसमें मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। तो दीपक मिश्रा साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 2017 में ये कहा था कि सारे अधिकार जो है वो CJI के पास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है ना, इस बेंच में जो लोग रहेंगे वो कौन होंगे ये बताने का अधिकार CJI का है, क्योंकि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। इसलिए जो बेंच बनेगा 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, वो CJI बताएंगे, ठीक है। इस पर भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। अगला न्यूज़ है, फ्री बायस कैन बी लाइफ सेवर ड्यूरिंग द डायर टाइम्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है फ्री बायस क्या होता है? केजरीवाल साहब ने कहा ऐसा है, आप हमको जिताइए, हम आपको बिजली पानी फ्री में देंगे। तो इलेक्शन के पहले जो ये सारी बातें कही जाती हैं किस हद तक सही हैं? क्या अब यहाँ पे एक पिटीशन डाला गया, उसमें बोला गया कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये नियम का उल्लंघन करता है, आप फ्री में बांट रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, आप फ्री में क्यों बांट रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला इसके जवाब में कि देखिए जो फ्री बायस होता है ना, जब देखिए कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, केजरीवाल ने या मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को
फ्री में अनाज दिया, साबुन, तेल, जो भी ज़रूरत के सामान है वो सब दिए। तो उसने क्या किया, लोगों को कितना उनकी जान बचाई, राहत दिया उनको। क्यों? क्योंकि किसी के पास इनकम ही नहीं था, सब कुछ बंद था। रोड पर एक गाड़ी नहीं, रोड पर एक ठेले नहीं, बेचारे वो लोग कहाँ जाते? जो मिडिल क्लास के लोग, इवन जो लोअर इनकम के लोग थे, वो कहाँ जाते? तो उनके लिए एक वरदान की तरह था ये फ्री बायस। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने यही कहा कि जब सिचुएशन ख़राब आती है, एडवर्स कंडीशन आता है, तो वहाँ पर ये फ्री बायस बहुत काम आते हैं। जो प्रॉमिस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, वो काफ़ी फ़ायदे में रहती हैं लोगों के। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसका बहुत नुकसान इकोनॉमी पर नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा होता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका काम वन एंड ओनली एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत बड़ा काम है। भारत की डेमोक्रेसी को बचाए रखने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसके पास 3 तरीके के अधिकार होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, क्वासी जुडिशियल ये भी है, और एडवाइजरी पावर्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्फ गवर्निंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इनके पास कुछ अधिकार है, कुछ पावर्स हैं, और ये कई तरीके के काम करता है कि मल्टी मेंबर बॉडी है। क्या शुरू से ये मल्टी मेंबर बॉडी थी? नहीं, बाद में इसको मल्टी मेंबर बनाया गया। शुरू में ये इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। बाद में इसमें 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को जोड़ दिया गया। इनके अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस भी हैं, 6 साल और 65 साल। याद रखिएगा, 6 साल तक एज मतलब टेन्योर रहेगा, और 65 साल की एज तक रहेंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। रिमूवल जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पीचमेंट, महाभियोग से होता है। लेकिन जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है। इसी का विवाद चलता रहता है कि भाई जब मल्टी मेंबर बॉडी है तो आप दोनों को सेम अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आप इम्पीचमेंट से हटाओगे, महाभियोग बहुत बड़ी बात होती है, और दूसरों को आप नॉर्मली तरीके से हटा दे रहे हो। तो इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन डिबेट होता है। मल्टी मेंबर इसको 1989 में बनाया गया, 1989 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, ठीक है। इनके जो सैलरीज होते हैं, ये सब कुछ बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह इनको मिलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको, ठीक है ना। रिमूवल कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, इम्पीचमेंट के द्वारा होता है। इनके पास सारी शक्तियां हैं, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। कल फिर मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs क्वेश्चंस के साथ। कल संडे है, ठीक है। थैंक यू।